नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 અને इकाई 5 सवाल 12 के और जवाब डॉक्टर कलाम के। तो मित्रों આપણે પાઠ પૂર્ણ કર્યો અને આપણે આની પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું મિત્રો કે चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा। तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछा कि हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि हमारे देश को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और देश के नागरिकों के चेहरों पर हमें मुस्कान लानी है। यही हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती है। प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो भारत देश एक बृहद के विशाल भारतीय परिवार की अंग है और प्रवासी भारतीय अपने भारतीय संस्कृति विरासतों से जुड़े रहने के कारण उन्हें मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है। तो डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूर और कलाकारों भी हमारे देश के अभिन्न अंग है और देश के नवनिर्माण में भी हमें इन किसानों की, मजदूरों की और कलाकारों की भी उतनी आवश्यकता है। इसीलिए वो भी समान है, हम सबके लिए समान है। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी घटना सुनाई। तो डॉक्टर कलाम ने जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्होंने पक्षी कैसे उड़ते हैं वह दिखाने के लिए रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर पक्षी कैसे उड़ते हैं उनका जीवन उदाहरण हमें दिखाया था। और यह घटना मेरे मन मस्तिष्क पर गहरी असर कर दी और यह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। और इस प्रसंग में मुझे विज्ञान का विषय पढ़ाई करने में प्रेरणा मिली। किसी को भी मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो अगर कोई मुसीबत में है तो हम उससे मदद करेंगे, हमसे जितनी भी हो जाए उतनी हम मदद करेंगे। फिर मदद करने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम दूसरों को मदद करने के लिए माता पिता से भी मदद लेंगे। और हमारा मित्र भी मेरा मित्र भी मुझे मदद करता है। मित्रों, मोटा प्रश्न चर्चा करीशू। હવે મિત્રો આપણે મોટા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું કે ભાષા के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया है। એટલે કે ભાષા એટલે માતૃભાષા વિષયમાં ડॉक्टर કલામે આપણને શું કહ્યું છે। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा એટલે કે મિત્રો 9 થી 12 जो शिक्षा थी उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाई की थी और आगे की कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी संस्थाओं में अंग्रेजी भाषा की थी। लेकिन अब्दुल कलाम कहते थे कि कॉलेज की पढ़ाई भी हम मातृभाषा में करनी चाहिए क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं और हम अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। और हम अगर किसी को हमें कुछ बताना हो तो भी हम किसी को अपनी मातृभाषा में हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमें पढ़ाई मातृभाषा में करनी चाहिए क्योंकि हम अपने विचारों को सही तरफ से सामने वाले व्यक्ति तरफ हम रख सकते हैं। इसीलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमें अभ्यास पढ़ाई हमें मातृभाषा में करनी चाहिए। लेकिन वैश्विक स्तर पर हमें संपर्क साधने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा
ડોક્ટર કલામજી કહે છે કે 2020માં આપણો દેશ વિકસિત રાષ્ટ્ર દેશ કેવી રીતે બની શકશે? तो डॉक्टर कलाम को जनसंख्या वृद्धि से चिंतित नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि स्त्री शिक्षित होने पर छोटा परिवार सुखी परिवार विचार का बल उनका विचार बल मिलेगा। એટલે કે જે સ્ત્રીઓ અભ્યાસ કરશે તો એના કારણે સ્ત્રીઓ નાના કુટુંબને પસંદ કરશે। એટલે કહે છે કે કુટુંબમાં વધારે બાળકો નહીં હોય મિત્રો, જેથી કરીને जनसंख्या वृद्धि થશે નહીં। और वह कहते हैं कि हमारे देश में 54 करोड़ लोग जो है वह 25 वर्ष के कम आयु के हैं और हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध है। इसीलिए अब्दुल कलाम कहते हैं कि 2020 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो मित्रों आ पाठ एवो छे कि तमे मौलिक रीते प्रश्नना जवाब लखी सको मित्रों। तो राष्ट्र के विकास में महिलाओं शू योगदान है? तो राष्ट्र हवे तो अब महिला भी पुरुषों से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में मित्रों। तो राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से समान है। शिक्षित और औद्योगिक क्षेत्र में भी महिलाओं बढ़ चढ़कर काम करती है, कि महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। सशस्त्र सेनाओं में भी सशस्त्र सेनाओं में भी महिलाओं के पुरुषों से नियुक्ति होती है, तो फिर महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। એટલે कैसे महिलाओं ने पण હવે એમને જેમ કે આપણે નથી પાઠમાં ભણાય કે महिलाओं પણ ઉચ્ચ પદ પર પદવી મેળવી શકે છે। फिर जो 3 सेना है, नौसेना, वायुसेना, दल, थल सेना, इसमें भी महिलाओं की नियुक्ति होती है और महिला भी सेनाओं में भी उपकरण बनाने में भी सहयोग देती है। इसीलिए राष्ट्र में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? એટલે કહે છે કે કોઈ પણ દેશમાં સેના એટલે કે સૈનિકનું શું મહત્વ હોય છે? તો મિત્રો સૈનિક પણ આપણા દેશના એક અંગ છે, કારણ કે સૈનિકો આપણા દેશમાં જો વિદ્રોહ થઈ ગયો હોય તો વિદ્રોહને લડાઈ કરવા માટે પણ સૈનિક हमारी मदद करते हैं। फिर देश में अगर कोई आतंकवादी घुस गया हो तो लड़ाई करने के लिए भी सैनिक हमारे लिए देशवासियों के लिए लड़ते हैं। फिर अगर आतंकवादी घुस गए हो और पुलिस उसमें निपटारा नहीं पा सकती तो सैनिक भी उनकी मदद करते हैं। फिर पूर या सुनामी में अगर कोई फंस गया हो तो उसे बचाने के लिए भी सैनिक आगे बढ़ते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते। इस तरह किसी भी देश में सैनिक का महत्व है, देखिए प्रमुखता दी गई है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी भाषा को? तो बचपन में हमें मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा हमारी माँ है और मातृभाषा को हम सरलता से सीख सकते हैं। और मातृभाषा हमारे हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं वो हम मातृभाषा में ही सोचते हैं। और हम किसी को अगर हमें कुछ बताना हो तो हम सही ढंग से उसके सामने हमारे विचार भी रख सकते हैं और किसी को हम सरलता से समझा भी सकते हैं। इसलिए हमें बचपन में मातृभाषा पढ़ाई को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वह हमें सरलता से सीख सकती है और हम सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्तर में संपर्क रखने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी भाषा हम सरलता से नहीं सीख सकते और हमारे मन के जो विचार है वो हम सामने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में नहीं सिखा सकते। इसीलिए भाषा जरूर है, लेकिन अंग्रेजी भाषा हम सीखने में हमें कठिन लगती है। लेकिन मातृभाषा हम सरलता से सीख सकते हैं, इसीलिए हमें मातृभाषा को अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए। तो मित्रों अहीं आपणा मोटा प्रश्नो छे पूर्ण थाय छे અને તમારે તૈયારી કરવાની, તમે પણ મોટી કરતી પ્રશ્નો લખી શકો છો મિત્રો। હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। નમસ્તે।